हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। हम जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वेलकम बैक। मैं हूं सलोनी सिंघे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में वी स्टडीड कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों इवॉल्व हुआ। तो बेसिकली द रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट वाज देयर वर टू प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज। और ये प्रॉब्लम किसकी थी? रिसोर्सेज की। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी? रिसोर्सेज कैसे थे? स्केर्स इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स। मैम, हमारे जो रिसोर्सेज थे वो हमारी इच्छाओं के मुकाबले में कैसे थे? लिमिटेड थे। प्लस इन्हीं रिसोर्सेज के क्या थे? ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब एक से ज्यादा यूजेस। इसलिए हमें आती थी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग कि हम अपने रिसोर्सेज को किस जगह पे यूज करें जिससे कि हमें क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। इसका मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है? in which way or how we are allocating our resources so that we get the maximum satisfaction। since ये प्रॉब्लम थी और ये रिसोर्सेज की प्रॉब्लम थी, इसलिए इसे क्या बोला गया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या होता है हिंदी में? अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब मनी, शास्त्र मीन स्टडी। तो जब हम अपने रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? अर्थशास्त्र। और रिसोर्सेज की स्टडी क्यों आई? क्योंकि अर्थ से रिलेटेड थी प्रॉब्लम, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज थी। और इसी को बोला जाता है प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी। ठीक है। और वो स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम, चलो जल्दी से मुझे रिवाइज कराओ। दो प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, क्योंकि आपको मतलब क्वेश्चन आता है। तो सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम किसकी थी? प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वर लिमिटेड इन रिलेशन टू आर अनलिमिटेड वांट्स। अब अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या था? क्या हमारी वांट्स कभी खत्म नहीं होती हैं? क्या हमारी वांट्स हमेशा ही ज्यादा होती हैं? क्या रिसोर्सेज हमेशा ही कम होते हैं? द आंसर इज नो। अभी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी जेब में रखे हुए 100 रुपए अभी कोई भी काम के नहीं है। वो अभी लिमिटेड नहीं है क्योंकि उनसे जुड़ी अभी मेरी कोई भी इच्छाएं नहीं है। बट जैसे ही मैं घर के बाहर निकलूंगी, मेरी इच्छाएं जागने लगेंगी और उन इच्छाओं के मुकाबले में तब रिसोर्सेज कैसे हो जाएंगे? कम। तो बेटा, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड नहीं होते। रिसोर्सेज कब लिमिटेड पड़ जाते हैं? जब उनसे जुड़ी होती हैं उससे ज्यादा वांट्स। ठीक है। एंड वी आर ह्यूमंस। हमारी वांट्स कैसी होती हैं? नेवर एंडिंग होती हैं। जैसे ही एक वांट सेटिस्फाई होती है, तुरंत दूसरी वांट क्या हो जाती है? अराइज हो जाती है। इसलिए बोला जाता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू आर अनलिमिटेड वांट्स। और इसलिए आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। जब एक चीज कम और उसका कई जगहों पे यूजेस होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? चॉइस करना पड़ता है कि सबसे पहले हम उसे कहाँ यूज करें। और पर्पस क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को कम करना या ज्यादा? तो वी आर ह्यूमंस, हमेशा हम अपने सेटिस्फैक्शन, खुशियों को कैसा करना चाहते हैं? ज्यादा। तो फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और बेसिकली अगर हम प्रोड्यूसर हैं, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं या गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा पर्पस सेटिस्फैक्शन का कहाँ लाया करता है? इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। एक दुकानदार उस चीज का व्यापार करता है जहां से उसको क्या मिलता है? सबसे ज्यादा मुनाफा। इन द सेम वे अगर हम कंज्यूमर हैं, अगर मैं किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर रही हूँ, अगर मैं डोमिनोज गई हूँ तो डोमिनोज में जाके मैं वो पिज्जा खरीदूंगी। खाने का तो सब कुछ मन करता है, बट वो पिज्जा खरीदूंगी जो मेरे गिवन रिसोर्सेज में मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देके जाए। इसलिए अपन क्या करते हैं? चूज करते हैं पेपे पनीर मंगाए या मार्गरेटा बनाए, कौन सा मंगाए? क्योंकि पर्पस क्या होता है? जिसको खा के मिले बेटा आनंद। आनंद मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा, जब इकोनॉमिक्स आया तो इकोनॉमिक्स आया प्रॉब्लम से। और ये प्रॉब्लम क्या थी बेटा? यहाँ पे रिसोर्सेज की। तो जब वो आया तो उसका वर्ड, उसका नाम क्या पढ़ा बेटा? इकोनोमिया। ये इकोनोमिया कैसा वर्ड था? ग्रीक वर्ड था। इसे कौन लेके आया बेटा? प्रोफेसर एडम स्मिथ लेके आए। किस ईयर में लेके आए? 1776 में लेके आए। मतलब तब की बात है। एडम स्मिथ बैठे थे और हर घर को देख रहे थे। हर घर में लोग थे। लोग थे तो
उनकी इच्छाएं थी, बट हमेशा जब उनकी इच्छाएं होती थी तो उनके मुकाबले में रिसोर्सेस कैसे पड़ते थे, कम पड़ते थे, और हर घर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो उन्होंने सोचा जब यहाँ पे पास्ट को जानने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए मैथ्स पढ़ना जरूरी है, पेड़ से एप्पल क्यों गिरा साइंस पढ़ना जरूरी है, वैसे ही ये तो प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, बिकॉज इट इज फेस्ड बाय एवरीवन, इसलिए एक सब्जेक्ट लिया और उस सब्जेक्ट का नाम क्या रखा बेटा, इकोनोमिया, OIKONOMIA, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अरे तुमको प्रॉब्लम है ना घर चलाने की, चलो मैं बताता हूँ, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कैसे घर गृहस्थी को चलाया जाए, कैसे गिवन इनकम में आप अपने एक्सपेंसेस को क्या करो, मैनेज करो, कैसे एक लिमिटेड आमदनी को इस तरीके से खर्च करो जिससे तुम्हें क्या मिले, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। और सिंस ये प्रॉब्लम एक एक की थी तो उन्होंने इकोनॉमिक्स जो लाए वो दो लेवल पे लाए, एक लाए माइक्रो लेवल पे और एक लाए मैक्रो लेवल पे। माइक्रो किससे डील करता था, एक एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम से, स्पेलिंग क्या थी, MICRO, I फॉर इंडिविजुअल, वो स्टडी करता है कि एक इंडिविजुअल अपने रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करता है जिससे कि उसे क्या मिले, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। और जब भी इंडिविजुअल का एग्रीगेट कर देंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, सम टोटल, और ये सम टोटल को कौन स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि जब मैम प्रॉब्लम एक की है तो जब एक एक सब जुड़ जाएंगे तो यही प्रॉब्लम किसकी बन जाएगी, अनेक की बन जाएगी। तो वो जब अनेक की प्रॉब्लम को डील करते हैं तो उसे बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक की तो है, बट ये क्या सिर्फ एक ही जन फेस कर रहा है पूरे देश में या कई लोग दूर फेस कर रहे हैं इस देश में, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी तरफ बनती है, जितने लोग क्या है अनएम्प्लॉयड। और जब सब बोला तो सब मतलब मैक्रो, जब एक बोला तो क्या बोला, माइक्रो। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की बात कर ली बेटा तो क्या हुआ, माइक्रो, पूरा वर्ल्ड मैक्रो। इस पूरे इंडिया में अगर महाराष्ट्र की बात कर ली तो महाराष्ट्र हो गया माइक्रो, और वही इंडिया जो पहले माइक्रो था वर्ल्ड के मुकाबले में वो कैसा हो गया, मैक्रो। इस महाराष्ट्र में अगर मैंने नागपुर की बात कर ली तो नागपुर हो गया माइक्रो और पूरा महाराष्ट्र हो गया मैक्रो। मतलब जब हम एक छोटी चीज का बड़ी चीज से कंपैरिजन या सम टोटल से कंपैरिजन करते हैं तो वो छोटे भाई का नाम है माइक्रो और बड़े भाई का नाम क्या होता है, मैक्रो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि इकोनॉमिक्स किसके लिए आया, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। फिर हमने एक पढ़ा इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब मैम अभी हम सुन रहे हैं ना इतना सारा न्यूज़पेपर वगैरह में कि वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी क्या है, ठप पड़ी हुई है, एकदम शेयर मार्केट भी गिर रहा है, इंडियन मार्केट क्लोज्ड है, लोग बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक साल पीछे चली गई है इस लॉकडाउन के कारण, सब व्यापार बंद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो किसकी बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी का मतलब होता है, जल्दी बताओ आपको याद है मुझे बताओ, N फॉर नेचर, S फॉर लेवल। तो नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो उस पर्टिकुलर एरिया में हो रही हैं, जिनके थ्रू वो अपनी अर्निंग अर्न कर रहे हैं, उस पूरे एरिया की वो क्या बन जाता है, इकोनॉमी। अगर हमारे यहाँ पे इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों की कमाई एग्रीकल्चर से है तो हमारी इकोनॉमी में नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, एग्रीकल्चर। लेवल कितना है, 72% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, मतलब 72% लोग। तो इसलिए हमारी इकोनॉमी को क्या बोला जाएगा, एग्रीकल्चर। तो किसी भी इकोनॉमी का कैरेक्टर कहाँ से डिफाइन होता है, कैसी है, क्या व्यापार हो रहा है, डिपेंड्स अपॉन दी नेचर। नेचर मतलब क्या काम, लेवल किस स्तर पे काम, ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी म्हणजे क्या, ये भी आपको याद है फ्रेंड्स, कितनी, चार होती हैं। चार कौन सी, सबसे पहले करो इन्वेस्टमेंट। इसको क्यों बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या बोलती है, एनी एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द मोटिव टू अर्न समथिंग इन रिटर्न। ऐसी एक्टिविटी जो हम अंडरटेक करते हैं जिससे कि कुछ हम यहाँ पे रिटर्न में अर्न कर पाए, ऐसी एक्टिविटीज को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफाइन करती हैं किसी भी इकोनॉमी को। और इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी होती है, चार मतलब सबसे पहले करो इन्वेस्टमेंट। इसको क्यों बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसके बदले में हमको क्या मिलता है, रिटर्न। उस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, ईदर इंटरेस्ट या डिविडेंड, या हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट।
फिर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बदले में भी हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट। कंजम्पशन के बदले में अगले को क्या मिलता है? पैसा। जब हम कंज्यूम करते हैं, जब बेटा हम 10 रुपए वाली पानी पूरी खाते हैं, हमें तो मिलता है बेटा खुशी, अगले को मिलते हैं 10 रुपए, और उसमें से वो बचा के कुछ कमाता है मुनाफा। और एक्सचेंज, जब हम यहाँ पे दुकान पे लेज लेने जाते हैं तो क्या उस पर्सन को 10 रुपए की लेज पड़ती होगी, वो हमें 10 की 10 बेच देता है? नको, वो क्या करता है 9 रुपए 80 पैसे की लेज हमें 10 रुपए में बेचता है। एक्सचेंज करने से उसको क्या मिलते हैं? 20 पैसे मिलते हैं हर एक लेज के पैकेट में। तो इसलिए कितनी एक्टिविटीज हुई? 4। जल्दी जल्दी सबसे पहले करो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद होगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद क्या होगा? एक्सचेंज, और फिर होगा कंजम्पशन। तो बेसिकली कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी? 4। ठीक है, क्या डेफिनेशन थी? चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। एक्टिविटीज म्हणजे 2, एक होती है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब समथिंग इन रिटर्न, क्योंकि मैम इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? अर्थ, तो समथिंग इन रिटर्न ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। नॉन इकोनॉमिक, नथिंग इन रिटर्न, नथिंग इन रिटर्न मतलब प्यार मिलते जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता, क्यों की जाती है? आउट ऑफ लव कह रहे हैं, अफेक्शन। तो बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? एनी एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन with the motive to earn something in return is termed as economic, and any activity which is undertaken out of love, care and affection is termed as non economic। तो लास्ट क्लास में बेटा अपन ने ये सारी बातें की थी, और वो सारी बातों का ये था रिविजन। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे नॉर्थ कोरिया, यूएस और इंडिया आपस में कैसे अलग है। मैम ऐसा क्यों बोलता है? यूएस की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी ऐसे अलग अलग कैसे हैं? मैम वहां पे भी प्रोडक्शन होता है, हमारे यहाँ पे भी प्रोडक्शन होता है, और क्या कहते हैं नॉर्थ कोरिया में भी प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी से डिफरेंट तब होती है जब उसमें हो रही वाली एक्टिविटीज का कंट्रोल अलग अलग तरीकों से किया जाता है। ठीक है, अब सब बातें अभी बता दूं क्या? चलो जल्दी से देखते हैं पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देयर आर बेसिकली थ्री, और वो 3 है। फर्स्ट वन रन बाय मिस्टर, बताओ ये कौन है बेटा? प्यारे से आदमी, मिस्टर किम जोन उन। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है? कुछ याद है क्या यार तुमको? ये कहाँ के लीडर है? इज द लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया। फिर उसके बाद बेटा अभी अपने कौन है बेटा? ट्रम्प चाचा। तो ये कौन है बेटा? डोनाल्ड ट्रम्प। ये क्या है बेटा? ही इज द लीडर ऑफ यूएस। एंड यहाँ पे बेटा ये कौन है? अपने मित्रों मतलब अपने नरेंद्र मोदी जी, रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और ये किसको रन करते हैं? हमारी इंडियन इकोनॉमी को। ये हमारी इंडिया के क्या है? लीडर है। ठीक है, तो अब आपने तो सुना होगा ना किम जोन उन के बारे में, कुछ सुना है क्या? किम जोन उन की जो इकोनॉमी है वो, उसका नाम है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्या है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्यों है ये मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रम्प रन करते हैं उस इकोनॉमी को बोला जाता है, यूएस की इकोनॉमी को बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एंड जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, या मैं बोलूँ तो जो हमारी इंडिया को रन करते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, उसे बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इनके नाम ऐसे क्यों पढ़े? सेंट्रली प्लान्ड, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, ऐसा क्यों बोला जा रहा है मैम? ऐसा क्या डिफरेंस है? तो चलो जल्दी से समझते हैं अपन। तो यहाँ पे आते हैं बेटा सेंट्रली प्लान्ड, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसी मार्केट और फ्री इकोनॉमी को क्या बोला जाता है? आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो बेसिकली कितनी इकोनॉमी होती है? 3। कौन कौन सी? और किस पे डिपेंड करती है बेटा? किस तरीके से इन्हें रन किया जा रहा है, किस तरीके से इन्हें रन किया जा रहा है। इनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं, वो नेमली कितनी होती है? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये किसके कंट्रोल में है? इस इकोनॉमी में कैसे कंट्रोल किया जाता है? उस बेसिस पे इन इकोनॉमी का क्या होता है? क्लासिफिकेशन। तो एक है सेंट्रली प्लान्ड, इसी को क्या बोला जाता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी है फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, और इसी को क्या बोला जाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और एक है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बेटा अपन ने किसकी बात की थी? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब किम जोन उन की इकोनॉमी। तो ऐसी इकोनॉमी जहां पे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है। सब कुछ मतलब हमारे प्राइवेट ओनर्स
का ना कुछ भी मार्केट में कंट्रोल नहीं है। जो भी बनाएगा, जो भी एक्सचेंज होगा और जो भी यहाँ पे कंजम्पशन होगा वो किसके साथ, किसके नियमों के अनुसार होगा, गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार होगा और जैसे गवर्नमेंट चाहेगी वैसा ही होगा। ठीक है, जैसे आपने अडोल्फ हिटलर के बारे में सुना था ना कि वो क्या थे बेटा, यहाँ पे वो अपनी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते थे। वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, मतलब फ्रीडम नहीं थी। वैसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी फ्रीडम नहीं होती। हर एक चीज किसके कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। सारी की सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। प्राइवेट सेक्टर जैसे हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, TCS वगैरह, इन सब का कोई भी ओनरशिप नहीं होती। ठीक है, और इसी को जब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं ना, तो उसे बोला जाता है कलेक्टिव ओनरशिप। क्या बोला जाएगा, कलेक्टिव ओनरशिप। क्या बोला जाएगा, कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप क्यों बोला जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो अपने रोड है, रोड पे यार तुम भी चलते हो, मैं भी चलती हूँ, कोई और XYZ भी चल सकता है। और क्या रोड पे अपना कोई अधिकार होता है क्या, नहीं। बट अपन क्या बोलते हैं, अरे अपन सबकी रोड है। अपन ये तो बोलते हैं ना, कहीं भिड़ जाते भाई तेरी रोड है क्या, तो वो बोलेगा भाई तेरी रोड है क्या। तो अपन क्या बोलते हैं, सबकी रोड है। और सबकी क्यों हो जाती है वो, क्योंकि वो गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट तो किसकी होती है, अपनी होती है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। हर चीज पे किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का होता है। और जब कोई चीज गवर्नमेंट की होती है तो अपन मान के चलते हैं सबकी है, मतलब अपनी भी है, अपना पूरा अधिकार है, तो इसलिए बोला गया मिली जुली ओनरशिप। ठीक है, तो these are the economy where the economic activities like production, consumption, investment and exchange are controlled by the government or some central authority. ठीक है, अब इसी को सेंट्रली प्लान्ड भी क्यों बोला जाता है, जब सारी की सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट के हाथों में होंगी तो जो भी प्लानिंग करेगा वो कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। कहाँ पैसा यूज करना है, कहाँ खर्चे करने हैं, कहाँ कहाँ से टैक्स कलेक्शन किया जाएगा, किस कंट्री को इंपोर्ट, किस कंट्री से इंपोर्ट किया जाएगा और किस कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाएगा, मतलब सारे डिसीजन किसके होते हैं, गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट क्या कहलाती है बेटा, सेंट्रल बेसिस पे प्लानिंग करती है, सबके लिए प्लानिंग करती है। यहाँ पे जो भी प्लानिंग होती है वो किस लेवल पे होती है, सेंट्रली प्लान्ड बेसिस पे होती है, इसलिए इसे बोला जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कोई भी अपनी पर्सनल प्लानिंग नहीं कर सकता। और इकोनॉमिक डिसीजन, अब मुझे बताओ, जब गवर्नमेंट कोई भी चीज करती है तो गवर्नमेंट किसके लिए करती है, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए करती है। अगर आज मैं, तुम और कोई भी XYZ व्यापार कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए। हम कौन है बेटा, प्राइवेट ओनर्स हैं। तो जब हम अपना व्यापार करेंगे तो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए करेंगे। बट जब गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर लाना मतलब सोसाइटी के लिए काम करना, सोसाइटी में रहने वाले हर जन के लिए वो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। ठीक है, यहाँ पे जब गवर्नमेंट हर चीज डिसाइड होती है ना, तो कंज्यूमर का कोई भी अधिकार नहीं होता। कंज्यूमर का अधिकार नहीं होता कि वो अपनी मन चाही चीज गवर्नमेंट से बना पाए, क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ तुम्हें नहीं देखना है, गवर्नमेंट को 130 लोगों, 130 करोड़ जनता को देखना है। इसलिए वो क्या करती है, सेंट्रल बेसिस पे प्लानिंग करती है और वो गुड्स बनाएगी जो सबके लिए सेम होंगे, ना कि पर्सनल चॉइसेस से वो किसी के भी गुड्स बनाएगी। इसलिए बोला जाता है द कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन, the central authority decide what goods are to be produced for the people. ठीक है, सारे के सारे रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ये अपन बात कर चुके। तो मुझे बताओ, जब सब चीजें गवर्नमेंट के हाथ में है तो प्राइस भी कौन डिसाइड करेगा बेटा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और जो भी सारी एक्टिविटीज हैं वो कैसी होगी बेटा, पब्लिक सेक्टर के द्वारा डोमिनेट की जाएंगी। जैसे कि 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पहले भी हमारी इकोनॉमी 80% सोशलिस्ट थी, और मैं बोलूँ तो मैक्सिमम 90% इंडियन इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, क्योंकि सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनी, सारे के सारे बड़े बड़े सेक्टर्स किसके हाथ में थे, गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते थे। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट वो लगाई थी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, क्योंकि तभी तभी हम इंडिपेंडेंट हुए थे। और अगेन हम नहीं चाहते थे कि कोई भी हमें क्या कर पाए, ओवर पावर कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने हर एक चीज अपने हाथों में रखी थी। गवर्नमेंट के पास ही सारे रिसोर्सेज थे, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करती थी अपनी अलग अलग कंपनीज के थ्रू, और गवर्नमेंट ही मार्केट में सप्लाई करती
एक्टिविटी थी, बट मैंने क्या बोला 90% थी, 10% स्टिल प्राइवेट सेक्टर को अधिकार था, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में 100% कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। तो चलो जल्दी से बताओ, सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम सेंट्रली प्लान्ड। व्हाई सेंट्रली प्लान्ड? बिकॉज सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसके कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। प्राइजेस कौन सेट करता है, गवर्नमेंट सेट करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर बात की जाए तो उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। गवर्नमेंट कभी प्रॉफिट के लिए काम करती है या सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे आपका कंज्यूमर राजा नहीं होता, सोवरेन का मतलब होता है कि कंज्यूमर राजा नहीं होता, कंज्यूमर की चॉइस से गुड्स नहीं बनता है, कंज्यूमर की नीड से गुड्स बनता है, ठीक है। व्हाट इट गुड्स प्रोडक्शन इज नॉट व्हाट कंज्यूमर वांट, goods production is what consumer needs in what socialist economy, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर ऐसी इकोनॉमी को क्या करेगा, डोमिनेट। नाउ व्हाट इज पब्लिक सेक्टर, ऐसा सेक्टर जिसमें कि पब्लिक का इंटरेस्ट लाई करता है, और पब्लिक का इंटरेस्ट किसमें लाई करता है, ऐसी कंपनीज विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट की क्या होती है, ओनरशिप, और वो जो भी प्रोडक्शन करता है या जो भी मुनाफा करता है वो इनडायरेक्टली ही उसके लोगों के लिए होता है, लोग मतलब अपनी सिटीजन्स के लिए होता है, अपने देश के लोगों के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फ्री इकोनॉमी, एंड यहाँ पे क्या आ गया, मार्केट इकोनॉमी। इसी को क्या बोला जाता है, फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, या इसको बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी का एग्जांपल क्या है, यूएस। हाँ बेटा, मैं कल रात में सोई और मैं गई बेटा यूएस। अब मैं देखती रहती हूँ ना गूगल पे यूएस में क्या 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 है, तो जब मैं बढ़िया से सोई और कहाँ पहुंच गई बेटा, यूएस में। जब मैं यूएस गई ना तो मैंने देखा सारी की सारी एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। मतलब गवर्नमेंट ना सिर्फ नाम भर की है, गवर्नमेंट का उन एक्टिविटीज पे ज्यादा कुछ भी कंट्रोल नहीं है। मतलब प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज और कंजम्पशन, सारी एक्टिविटीज का किसके पास कंट्रोल है, प्राइवेट सेक्टर। वो जो चाहे बनाए, जो चाहे बेचे, इसमें गवर्नमेंट कोई भी रोल प्ले नहीं करती। मतलब गवर्नमेंट तो है बट वो सिर्फ और सिर्फ लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अंडरटेक नहीं करता। और जब प्राइवेट सेक्टर था ना तो मैंने सबसे पूछा, यार तुम ये गुड्स बना रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, तो उसने बोला प्रॉफिट। अच्छा, फिर मैंने जॉन से पूछा, जॉन तुम गुड्स बना रहे हो, तुम्हारा पर्पस क्या है, प्रॉफिट। अच्छा, फिर मैंने XYZ किसी और भी लोगों से पूछा, उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोला यार सिंपल सी बात है, सारे फैक्टर्स किसके हैं, हमारे। हम प्राइवेट हैं, हम प्राइवेट हैं तो हम सोशल वेलफेयर क्यों करेंगे। हमारा पर्पस क्या होता है, मुनाफा कमाना। अपने देश में भी जितनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो सोशल वेलफेयर उनका पर्पस नहीं होता, उनका गोल नहीं होता। उनका गोल क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। अब जब प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट किससे बनेगा, आज मुझे बताओ प्रॉफिट कब कमा पाओगे। यस, आपने सही कहा, कोई भी पर्सन प्रॉफिट तब कमा पाएगा जब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा जो कंज्यूमर को चाहिए। अब सिंपल है, मैं कब अच्छी इनकम अर्न कर पाऊंगी, जब मैं वो क्वालिटी सर्विसेज दे पाऊंगी जो आपको चाहिए। तो मेरे लिए कौन है राजा बेटा, आप। आपकी जैसी वांट्स होंगी उस हिसाब से गुड्स का और सर्विसेज का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो जब प्राइवेट सेक्टर का पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, देखो प्राइवेट कंपनीज का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, तो वो सारी सर्विसेज और गुड्स लाने की कोशिश करते हैं जो कंज्यूमर को क्या देके जाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और उनके लिए कंज्यूमर ही उनको प्रॉफिट देके जाता है, इसलिए उनके लिए कंज्यूमर क्या होता है, राजा। तो इसी फीचर को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर इज सोवरेन। और कंज्यूमर के पास क्या होती है, चॉइस। इसलिए आप देखो जब आप लेज लेने जाते हो ना तो लेज यहाँ पे आपको ब्लू कलर का पैकेट भी दिखता है, ग्रीन कलर का भी पैकेट दिखता है, येलो कलर का भी पैकेट दिखता है, कुरकुरे के भी 10-12 फ्लेवर्स दिखते हैं। क्यों, आपको अलग अलग चॉइस क्यों दी गई है, जिससे अगर आपकी एक छोटी सी भी डिजायर हो ना वो आप क्या कर पाओ, फुलफिल कर पाओ। आपके पास बहुत सारी चॉइस करने के लिए गुड्स बना के दे दिए हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिससे कि वो अपने कॉम्पिटिटर से एक एडवांटेज में हो और आपके प्रति, आपके मन में उनके प्रति क्या बन जाए, ब्रांड बिल्डिंग। और जैसे ही वो आपके लिए सबसे प्रिय हो गया, आप उसके लिए क्या देके जाओगे, मुनाफा, क्योंकि आप उसी के गुड्स की क्या करोगे, डिमांड करोगे। देखो इसलिए मैगी, मैगी ने हर घर में
अपनी इज्जत बनाई थी। इज्जत बनाई थी मतलब कि उसने बच्चों के टेस्ट को ध्यान में रख के या यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा मैगी जैसा प्रोडक्ट बनाया था। कभी कभी उसके अंदर वो टॉयज वगैरह भी देते थे, जैसे अभी कौन सा आता है, किंडर जॉय। किंडर जॉय क्यों बनाया गया? बच्चों के लिए। बच्चे फैसिनेट होते हैं अलग अलग चीजें देख के, और बच्चे ही उनके क्या है, टारगेट कस्टमर। और बच्चों के लिए वो नए नए इनोवेशंस ला रहे हैं, कहीं ये टॉय ला दिया, कहीं ये फ्लेवर ला दिया, कहीं ताकत ला दी उसी किंडर जॉय में। तो पर्पस क्या है? कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, और जैसे ही कंज्यूमर सेटिस्फाई करेगा वो बार बार और हर बार हमारे ही गुड्स की डिमांड करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद मोस्ट रिसोर्सेज इसमें कंट्रोल किससे किए जाते हैं? प्राइवेट पीपल से। और जब प्राइवेट ओनर्स अब रिसोर्सेज वो करते हैं, ओन करते हैं, तो मार्केट में आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन कैसे आया? मैम एयरटेल भी 4G सर्विसेज दे रहा है, जियो भी 4G सर्विसेज दे रहा है, आइडिया वोडाफोन जो मिल चुके हैं वो भी 4G सर्विसेज दे रहा है, और अपना प्यारा सा BSNL भी क्या दे रहा है? 4G सर्विसेज दे रहा है। सिंस हर जन एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आपस में इनके बीच में क्या आ रहा है? कंपटीशन। और इनके कंपटीशन के बेसिस पे क्या डिटरमिन होता है? प्राइस। दैट इज मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये अपन लेटर स्टेजेस पे समझेंगे कि मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमिन होता है। अगर आज तुम 30 रुपए किलो आलू भी लेके आए हो ना दोस्तों, तो वो पता चलेगा कि कैसे डिटरमिन हुआ। ठीक है। एंड प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिटरमिन करता है ना? बड़ा इजी। चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैम किम जोन उ। किम जोन उ कहाँ का है? लीडर कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया के बारे में हम सुनते हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज किसके कंट्रोल में होती है? किम जोन उ। किम जोन उ क्या बना के बैठा है? गवर्नमेंट। और जब उसके थ्रू सारी एक्टिविटीज कंट्रोल हो रही हैं, तो एक्चुअली प्लानिंग भी कौन कर रहा होगा? किम जोन उ। कंट्रोल है मतलब प्लानिंग भी कहाँ से हो रही होगी? किम जोन उ के द्वारा। तो मतलब इसी को क्या बोला गया? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अच्छा किम जोन उ क्या बना के बैठा बेटा? गवर्नमेंट। और जब कोई गवर्नमेंट के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, उसका गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, तो हम क्या मान के चलते हैं? जो चीज गवर्नमेंट की वो हमारी इच्छा है, मतलब उसकी जो ओनर्स फैक्टर्स होंगे ना, फैक्टर की ओनरशिप को बोला जाएगा कलेक्टिव ओनरशिप। ठीक है। पर्पस क्या होता है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट जो भी काम करती है, आज इलेक्ट्रिसिटी हमें इतने कम रेट्स में मिलती है, क्यों मिलती है? सोशल वेलफेयर। ये बेसिक नेसेसिटी की चीज है, इसके अननेसेसरी प्राइसेस को बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है। फिर अब मुझे बताओ, जब गवर्नमेंट बनाएगी तो क्या कुछ ही लोगों के लिए बनाएगी या सबके लिए बनाएगी? सबके लिए बनाएगी। और जब सबके लिए बनाएगी तो कंज्यूमर की कोई चॉइस को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, कंज्यूमर की नीड को ध्यान में रखा जाएगा। और बेसिकली हम सबकी नीड्स एक ही जैसी होती है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है। मोस्ट रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और पब्लिक सेक्टर इसको क्या करता है? डोमिनेट करता है। फिर हमने पढ़ा फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी के बारे में। तो फ्री इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी क्या बोलता है? दीज आर दी economies where the economic activities are controlled by the market forces। market forces क्यों? क्योंकि मैम जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो XYZ में बट जाते हैं मतलब मैम सबकी क्या होती है? प्राइवेट ओनरशिप होती है। जब ये लोग प्रोडक्शन करते हैं तो इनका पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और प्रॉफिट चाहिए है तो कंज्यूमर को टारगेट करो, और कंज्यूमर की वांट्स को ध्यान में रखो, ना कि उनकी नीड्स को। सिर्फ नीड्स मतलब नीड्स तो ध्यान रखोगे, बट नीड्स के साथ साथ उनकी वांट्स पे फोकस करो। और इसलिए कंज्यूमर को क्या दो? वाइड वेराइटी टू चूज। वाइड वेराइटी टू चूज जब मिलती है ना, तो कंज्यूमर क्या समझता है अपने आप को? राजा। और राजा के हाथ में जब आती हैं चीजें, तो राजा अगर आपसे खुश है तो आपको क्या देके जाएगा? प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है। और जो भी रिसोर्सेज हैं वो पीपल के द्वारा कंट्रोल होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? इस इकोनॉमी को डोमिनेट करता है। ठीक है। लास्ट बेटा मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब ब्लेंड ऑफ टू। ब्लेंड ऑफ टू मतलब मैम कंट्रोल्ड का और मार्केट को ज्वाइन कर दो तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? मिक्स्ड। मतलब कुछ फीचर मार्केट के, कुछ फीचर सोशलिस्ट के, तो क्या बन गया? मिक्स्ड बन गया। वो है हमारी इंडिया की इकोनॉमी, जिसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मैम बताओ, हम बताओ। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मुकेश अंबानी, रिलायंस, TCS, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं। और हमारे यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट, सेल, ONGC, NTPC, पावर ग्रिड जैसी भी बड़ी कंपनीज हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, रिलायंस है, अदानी है, ये सारी कंपनीज किसकी हैं? प्राइवेट ओनर्स की। इनके ओनर्स के नाम है। ठीक है, प्राइवेट ओनर्स हैं। और ये जो आपने नाम ली ना, सेल,
फिर उसके बाद भिलाई स्टील प्लांट, फिर उसके बाद ओएनजीसी, फिर उसके बाद यहाँ पे एनटीपीसी, फिर उसके बाद पावर ग्रिड, अपना एमपीएसईबी मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है गवर्नमेंट की। मतलब यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना वो दोनों लोग कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर भी कर रहा है, इसलिए से क्या बोला गया? मिक्स, सोशलिस्ट का गवर्नमेंट एंड मार्केट का प्राइवेट, तो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अंडरटेक कर रहे हैं। तो देयर आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब जैसे अगर मैंने बात की प्याज की, ठीक है, प्याज के जो प्राइसेस सेट होते हैं ना बेटा, वो रोज आने वाली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे सेट होते हैं। बट जब यही प्याज के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई चले जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट मार्केट में आता है और जनहित में जारी, आप वर्ड सुनते हो, जनहित में जारी, जनहित में जारी करके उन प्राइसेस को लो करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्याज को क्या माना गया है? बेसिक सी नीड माना गया है। मतलब प्राइवेट सेक्टर मार्केट में आएगा, compete तो करेगा, बट जब प्राइवेट सेक्टर की कंपटीशन के कारण प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं तो गवर्नमेंट आता है और उन चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, जो एक प्राइवेट कंपनी है और आइडिया वोडाफोन भी प्राइवेट कंपनी है, एयरटेल भी प्राइवेट कंपनी है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? टेलीकॉम सर्विसेज दे रहे हैं। बट जियो ने अपने रेट्स को क्या रखा था? बहुत लो, और चाह के भी वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण कंपटीशन मार्केट से जा रहा था। और सिंस कंपटीशन मार्केट से जा रहा था तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने जाके कंप्लेन की कि गवर्नमेंट हमारी मदद करो, ये हमें लोगों को सर्विस ही नहीं देने दे रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक बेसिक से चार्जेस लाए, मतलब प्राइसेस को क्या किया? कंट्रोल किया। जो पहले वाला एग्जांपल था, गवर्नमेंट आई थी हाई प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। दूसरे एग्जांपल में कोई बहुत कम प्राइसेस चार्ज कर रहा था जिसके कारण कंपटीशन हिंडर हो रहा था, तो गवर्नमेंट आई थी प्राइसेस को रेस करने के लिए। यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है? यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजन गवर्नमेंट भी लेती है और प्राइवेट सेक्टर भी लेता है। मतलब इस इकोनॉमी में प्रॉफिट भी होता है और सोशल वेलफेयर के गुड्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। कंज्यूमर सोवरेन भी होता है, मतलब कंज्यूमर राजा भी होता है। कुछ चीजों में उसको बहुत चॉइसेस मिलती हैं चूज करने के लिए, और कुछ जगहों पे उसे वही एक्सेप्ट करना पड़ता है जो बना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बेसिक नीड है, वाटर बेसिक नीड है, तो जो सप्लाई होगा वो हर किसी को होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के रेट एक के लिए है, वैसे ही दूसरे के लिए होंगे। तो मतलब यहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की चीजें हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगी, और जो बाकी चीजें हैं वो प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करके क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। रिसोर्सेज किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। इसलिए हमारे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? तो ब्लेंड ऑफ टू, दैट इज सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, इज व्हाट योर मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, चलो